अक्षर दुनिया वेब चैनल में। दोस्तों, खबरों की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल से। राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में मध्य प्रदेश के कोटवारों ने नियमितीकरण की मांग। अक्षर दुनिया के लिए मैं सुमित वाघमारी आज इस समय मौजूद हूँ नीलम पार्क में, और आज यहाँ पे प्रदेश के कोटवार अपनी विभिन्न मांगों को लागू करने के लिए यहाँ पे नीलम पार्क में एकत्रित हुए और आगे की रणनीति ये बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। समाज के कोटवाल जो हैं आज यहाँ पर सभी प्रदेश इकट्ठे हुए हैं। किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर देखिए, हमारी सरकार से बहुत समय से लंबित मांगें चल रही हैं और हमने बहुत प्रयास किए हैं, पर सरकार ने हमारी मांगों को भी किसी प्रकार से स्वीकार नहीं किया है। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को माने, और हमारी दो प्रमुख मांगें हैं, सहज मांगें हैं और बरसों से हम मांगते चले आ रहे हैं। एक तो सबसे पहले क्या है, हमारा जो वर्ग है बहुत ही छोटा वर्ग है और शासन से जुड़ा हुआ वर्ग है। ज़मीनी स्तर से हम लोग काम करते हैं और शासन प्रशासन दोनों को हम डील करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल से हम जब शासन की सेवाएं दे रहे हैं तो शासन हमें नाम मात्र की मानदेय पे हमसे काम करवा रहा है और 24 घंटा हम लोग काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों पदस्थ अधिकांश कोटवार हैं, तो ग्राम की जो सरपंच हैं और राजस्व विभाग का काम, सभी विभागों का काम कोटवार देखता है। और मात्र उसको, जैसे कोटवार के पास सेवा भूमि है, किसी के पास 1 हेक्टर है, किसी के पास 2 हेक्टर है, किसी के पास 4 हेक्टर है, तो इसके हिसाब से पारिश्रमिक उपलब्ध होता है। और जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको मात्र 4,000 रुपये दिए जा रहे हैं। वर्तमान महंगाई में बताइए 4,000 रुपये में जिसके पास भूमि नहीं है, क्या अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है? और जिनके पास 1 हेक्टर भूमि है उसको 400 रुपये दिए जा रहे हैं, तो जिसके पास 2 हेक्टर भूमि है उसको 600 रुपये दिए जा रहे हैं, और जिसके पास 1 हेक्टर है उसको 1,000 रुपये देते हैं, और जिसके पास 4 हेक्टर है उसको 400 रुपये देते हैं, और जिसके पास 2 हेक्टर के अलावा उसको 600 रुपये देते हैं। तो ये शासन की नीति हमारे लिए ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार एक हमको नियमित कर्मचारी माने और एक सम्मानजनक वेतन हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हम मेहनत भी बहुत करते हैं। पूरे प्रदेश के कोटवार, चाहे वो बारिश हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है, आपदा आ जाती है, तो कोटवार को ही लगाते हैं। जैसे इम्पोर्टेंट चुनाव होते हैं, चुनाव भी हम लोगों को कई 1 महीना पहले से व्यवस्थाओं में लगा देते हैं, और जब चुनाव होते हैं तो हमको विशेष पुलिस अधिकारी भी माना जाता है। 2 दिन के लिए विशेष अधिकारी मानने से क्या होता है, हमको हमेशा के लिए विशेष पुलिस अधिकारी मानो ना, उससे साथ को हम ग्रेड पे तय करो। ये हमारी मांग है। अभी आप लोग जैसे अभी यहाँ इकट्ठे हुए, इसके पहले भी आपने मंत्रियों या विधायकों के पास अपनी बात रखी होगी, तो शासन के द्वारा आपको क्या आश्वासन मिला? शासन के द्वारा सर हमारे कोई आश्वासन नहीं मिला। एक बार माननीय एक बार हम माननीय राज्य मंत्री महोदय से मिलने गए थे जब वो कांग्रेस शासन में थे, और माननीय मुख्यमंत्री राज्य में थे, और उनके सामने कोई बात अभी सर नियमितीकरण को लेकर और अपना ये मुंबई को लेकर, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे स्तर की बात नहीं है, सीएम साहब के स्तर की बात है, वो कैबिनेट वगैरह जो भी होता है उसमें करेंगे। अच्छा, आप चूँकि का सर क्या हमारा जो कोटवार पद है वो ब्रिटिश शासनकाल से 1948 के पूर्व का है। देश आज़ाद होगा, सब कुछ आज़ाद होगा, लेकिन कोटवार आज तक आज़ाद नहीं है। कोटवार को जो उनके मानव अधिकार हैं, जो उनके अधिकार है, वो आज तक शासन में कभी नहीं है। आप मुझे बताइए, 4,000 रुपये की महंगाई में दौर में हम कैसे परिवार चलाएंगे? कोटवार को 2 दिन तहसील को लूटिंग करना पड़ती है, वहाँ में थाने वाले पुलिस वाले आते हैं, उनको भी जनसुविधा देना पड़ती है, उनका भी सहयोग करना पड़ता है। 32 जो डिपार्टमेंट सबका काम हमको करना पड़ता है। चुनाव ड्यूटी करते, चुनाव ड्यूटी भी जितने तरीका है उसका भी मानदेय नहीं देते कहीं, हमें सरकार ने आज तक मानदेय नहीं दिया उसका चुनाव ड्यूटी। इसके लिए भी हमने कई बार पत्राचार किया है, निर्वाचन आयोग भी गए हैं, उन्होंने हमारी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा लगता है कि शासन जो है, हम कोटवार ST SC की सबसे ज़्यादा है, SC ज़्यादा है, हम लोगों से भेदभाव करती है शासन, ये हमें कुछ देना नहीं चाहती। अच्छा, और काम जो है वो हम एक मजदूर से ज़्यादा करते हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक ये करना है, वो करना है, ऐसा चल लो, ये चले जाओ, वहाँ चले जाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर अगर हमारे घर में डिलीवरी होती है, या मैं कैंसर पेशेंट आदमी हूँ सर, मैं अपनी बीमारी में कम से कम 6.5 लाख रुपये लगा चुका हूँ, मेरा घर गिरवी रखा हुआ है अब बीमारी में। अब ये बताओ कि समस्त शासकीय कर्मचारी को हर सुविधा मिलती है बीमारी के उपचार के लिए, आने जाने के लिए, हमें क्या मिलता है? हम अगर 4,000 रुपये की दुकान में से पड़े रहेंगे तो हमारी तो मौत हो जाएगी। बच्चों का इलाज नहीं, आज के ज़माने में 4,000 रुपये में मलेरिया को क्या नहीं होता। आयुष्मान कार्ड वगैरह ये भी बनाया, आयुष्मान कार्ड बनते हैं सर, आयुष्मान कार्ड हर बीमारी की चलता कहाँ है? उसके लिए हमें वो आयुष्मान हर बीमारी, हम लोग अगर आप कहें सर हमारा BPL बना दो, तो वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि आप शासन से जनित वेतन ले, आप शासन से तनख्वाह ले रहे हो।
तो आपका ग्रेड, आपकी ग्रेड तय नहीं है और आपको मानदेय मिलता है या फिर आप पारिश्रमिक देते हैं सर, पारिश्रमिक देते हैं। हम ये चाहते हैं सरकार हमें श्रेणी दे। हमारी यहाँ कोई भी श्रेणी नहीं है, कोई भी कहता है कोर्ट वाले कराओ, ऐसा करना है कोर्ट वाले कराओ, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का हो, हमें वो काम सुनना पड़ता है। ये अच्छा, काम ज़्यादा लिया जाता है, काम ज़्यादा लिया जाता है हमसे, और हमारे लिए उसके हिसाब से मेहनताना नहीं किया जाता। क्या विशेष मांग है कि विशेष मांग हमारा सर कोर्ट वालों को फोर्थ क्लास कर्मचारी के आदेश पारित किए जाएँ, और हमारे पास जो मालगुजारी समय जो भूमि है, जो हमारी खुद की, जो हमने मेहनत से करी, उसको जब दिया बंजर जमीन की, उसका मालिकाना हम दे दिए जाए। आपकी ये जो मांगे हैं यदि नहीं मांगने आगे कुछ आंदोलन हम सर एक आज उसी संबंध में हम लोग इकट्ठे हुए कि हम अगर ये मांग नहीं होती तो हम आगामी आने वाले समय पद यात्रा से सीएम हाउस तक आने का प्रोग्राम हमारा बन रहा है। लगभग मध्य प्रदेश में कितने कोटवार? 38,000 कोटवार, लगभग 38,000। और इधर राजधानी भोपाल में प्रदेश के स्थानीय व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करने की मांग भी की। आने का काम किया और सरकारी कर्मचारियों को तो 1 अगस्त से महंगाई भत्ते का लाभ दे दिया। उनको रोल मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने आज विधानसभा सत्र के दौरान 5 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रांत व्यापी जंगी प्रदर्शन और धरने का आयोजन किया है और मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन भी प्रशासन के माध्यम से सौंप रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार हमारी मांगों की उपेक्षा लंबे समय से कर रही है। हम अपनी न्यायोचित मांगों को राज्य सरकार के समक्ष उठा रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ दे दिया, लेकिन स्थायी कर्मियों को नहीं दिया। 1 अगस्त 2022 से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 7वें वेतनमान का नियमित वेतनमान देने का आदेश केवल पीएचई विभाग में स्थायी कर्मियों को दे दिया 7,000 को, लेकिन अन्य 54 विभाग के जो स्थायी कर्मी हैं उनको नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नियमित नियुक्ति देने के प्रदेश के स्थायी कर्मियों को और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के स्पष्ट आदेश है और सरकार भी उसको मान चुकी है, लेकिन विभागों में 1 लाख से ज़्यादा पद खाली है, लेकिन सरकार उनमें स्थायी कर्मियों को और दैनिक वेतनभोगियों को नियमित नियुक्ति नहीं दे रही। सरकार से लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा केवल पुरानी पेंशन है, कर्मचारियों का अधिकार है पुरानी पेंशन, ये सर्वोच्च न्यायालय बोल चुकी है, लेकिन सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं कर रही। न्यू एनपीएस के दायरे में लाकर कर्मचारियों को 500 से 1000 रुपये पेंशन लेने के लिए मजबूर कर रही है। सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि सीधी भर्ती पर रोक लगाए, जब तक स्थायी कर्मी और दैनिक वेतनभोगी नियमित नहीं हो जाते तो वो सीधी भर्ती करने का फरमान जारी कर रही है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। यदि आज सरकार नहीं चाहती हमारे ज्ञापन पे और 5 सूत्री मांगे शीघ्र मंजूर नहीं करी तो अगला चरण, जैसा मैंने भाषण में बोला है, अगला चरण हमारा स्थायी कर्मियों का, दैनिक वेतनभोगी का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कर्मचारी मंच के बैनर तले अनिश्चितकालीन आंदोलन का होगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। हम राज्य सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कर्मचारी विरोधी नीतियां बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये कर्मचारी विरोधी लागू नीति नहीं हो सकती प्रदेश में। इसके लिए लाखों कर्मचारी जाग चुका है और अभी तो ये टेलर है, पूरी पिक्चर हम आगामी आंदोलन में दिखा देंगे। जैसा कि चुनाव भी आने वाले समय में चुनाव है, यदि हमारी मांगे मंजूर, कर्मचारी मंच जो है लगातार मांग रहा है, आगामी चुनाव उनके ऊपर में प्रेशर बनाने की प्रक्रिया है। प्रेशर नहीं बना रहे हैं, हम अपनी न्यायोचित मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश रख रहे हैं, कर्मचारियों की भावनाओं को रख रहे हैं कि हमारी ये मांग है और ये कर्मचारी हितैषी मांगे हैं, न्यायोचित मांगे हैं। हम दबाव नहीं बना रहे। चुनाव में क्या करना वो तो कर्मचारी खुद निर्णय लेगा। जब उसका बुरा होगा तो क्या करना है और उसका भला होगा तो क्या करना है। हम ये सरकार पे दबाव नहीं बना रहे, हम सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार समय रहते हमारे कर्मचारी साथियों को उनका अधिकार दे दे, उनको महंगाई भत्ता, नियमित वेतनमान, पुरानी पेंशन का लाभ, नियमित नियुक्ति का लाभ दे दे, सीधी भर्ती ना करे। जब तक ये नहीं हो, इनका भला नहीं हो जाता तो हम कौन सी गलत मांग कर रहे हैं। ये तो कर्मचारी हित की मांग है और ये मेरी नहीं, कर्मचारी मंच की नहीं, सभी कर्मचारी साथियों की मांग है। और ये हम मुख्यमंत्री जी को बार बार 1 महीने पहले भी ज्ञापन में दे चुके हैं मंत्रालय के सामने। 15 महीने कांग्रेस की सरकार भी रही, मगर उस समय ये मांगे दिखाई पड़ी। कर्मचारी विरोधी जो कांग्रेस सरकार है, जिसने 28,000 दैनिक वेतन भोगियों को एक झटके में नौकरी से निकालकर उनके घर के चूल्हे चौके बंद करा दिए थे,
उनके सामने, अंधे के सामने क्या रखना अपनी मांग जो सुनवाई न करे, जिसने हमारे इन्हीं साथियों को नौकरी से बाहर कर दिया था, जिसमें 16 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। आप लोग को भी ध्यान होगा। वो सरकार के सामने हम क्या मांग उठाते और क्या रखते, जो सरकार अभी भी विपक्ष में रहने के बाद कर्मचारियों के पीछे पड़ी है, उनकी सूची बनवा रही है, उनकी जांच करा रही है। कर्मचारी अपना काम कर रहा है, अपनी नौकरी कर रहा है, जो नियम कानून उसका पालन कर रहा है, तो फिर आप किस बात की सूची बना रहे हो, जांच करा रहे हैं? वो तो कर्मचारी विरोधी हैं। कर्मचारी हित में कुछ निर्णय इनने लिए थे, इसीलिए इनके सामने हम गुहार लगा रहे हैं। लेकिन 2018 के चुनाव में जब कर्मचारी ही उनके साथ में था, तभी तो वो सरकार बनाने में सफल हो पाए। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों का सपोर्ट था, आप कह रहे हैं कि वो कर्मचारी विरोधी हैं। कर्मचारी नहीं था साथ में उनके, उन्होंने कैसे सरकार बनाई थी ये आप लोग भी जानते हैं। और कहीं ना कहीं कर्मचारी नेता भी उन पर मेहरबान थे। कुछ थे जो आज भी उनके साथ हैं। हम तो ना इधर थे ना उधर थे, हम संगठन के संघर्ष के साथ थे, और तब भी कर्मचारियों ने उन्हीं का साथ दिया जो कर्मचारी हित में निर्णय कर रहा था। और आज भी हम कह रहे हैं कि आगामी चुनाव में भी कर्मचारी वहीं रहेगा जहां सरकार कर्मचारी हितैषी निर्णय लेगी, उसी दल के साथ रहेगा और उसी सरकार के साथ। अभी सरकार ये कह रही है कि भोले वाले कर्मचारियों को कर्मचारी नेता बेला फुसलाकर आंदोलन करा रहे हैं। नहीं, ये सरकार कह ही नहीं सकती, क्योंकि कर्मचारी बहलाने फुसलाने वाला नहीं, सब 20-20, 33 साल से नौकरी कर रहा है। वो तो ऐसा मजबूर है कि उसको मंच चाहिए कि हम अपने आंदोलन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं और मांग मंजूर कराएं, क्योंकि सरकार के सामने 10 साल से कर्मचारी बिगड़ रहा है और अपने नियमित वेतन मांग पूरी नहीं करा पा रहा, पुरानी पेंशन नहीं ले पा रहा, 2005 से लागू है, नियमित नियुक्ति नहीं करा पा रहा। 2006 में उमा देवी कर्नाटक सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, फिर भी आज तक रेगुलर नहीं हुए। तो ये तो सब कर्मचारी जानते हैं, और कर्मचारी अभी से नहीं लंबे समय से अपनी मांग कर रहे हैं। वो आप लोग के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि 5 सूत्री मांगे हमारी बिल्कुल न्यायोचित हैं। सरकार इनको तत्काल मंजूर कर ले और आदेश जारी करा के कर्मचारियों को लाभ दे, अन्यथा सरकार को एक बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा और सरकार और नौकरशाही इसकी जिम्मेदार है। राजधानी भोपाल में पोषण आहार घोटाले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर घोटाले का जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार को बताया, साथ ही जांच में भी पारदर्शिता न होने की बात भी कही। और पोषण आहार में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, करोड़ों रुपए का। और सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पास विभाग महिला बाल विकास का, उसके मंत्री हैं, तो वहाँ खुलेआम करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मुख्यमंत्री जिस विभाग को देख रहे हैं वो विभाग कमज़ोर वर्ग की महिलाओं के लिए है, कुपोषित बच्चों को पोषित करने के लिए है, जो ड्रॉप आउट लड़कियाँ हैं जो स्कूल से बाहर हो गई उनको भी मदद करने के लिए, उनको भी पोषण देने के लिए है। उनका राशन जो है करोड़ रुपए है, घोटाला करके खा जाएं, और इसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदार हैं, अब वो दोषी हैं। और ऐसी हालत में उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ज़्यादा भी नैतिकता है, क्योंकि उनके इस्तीफा देने के बाद ही इसमें निष्पक्ष जांच हो सकती है। वो पद पर रहेंगे, निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। हमने मांग की है कि ईडी अथवा CID इसकी जांच, CBI इसकी जांच करें और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में करें, मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करें। ये मामला बहुत बड़ा है, ये सिर्फ 8 जिलों का मामला है जिसमें 110 करोड़ 83 लाख रुपए का घोटाला है, और इसमें जांच जो हुई सिर्फ 25% ही जांच हुई है पूरे प्रदेश में। अगर पूरे प्रदेश की जांच हो तो मैं सोचता हूँ कि इसमें लगभग हज़ारों करोड़ का घोटाला सामने आ जाएगा। ये एक बड़ा मामला है जहाँ मामा जो है भांजे का, भांजियों का, बहनों का भी राशन खा जा रहा है। ये बहुत ही ख़राब बात है और ये कहीं से भी इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस पर हमने ये सोचा है कि इसको हम PMO को भी लिखेंगे, राष्ट्रपति जी से भी मिलेंगे, हम इस पर सख्त कार्रवाई हो, शिवराज सिंह इस्तीफा दे, राष्ट्रपति शासन यहाँ लगाएं मध्य प्रदेश में। ये सारा भ्रष्टाचार का घोटाला लगातार मध्य प्रदेश में हो रहा है और शिवराज सिंह के कालकाल में ज़्यादा हो रहा है। जब व्यापम हो
चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक, चाहे आपका ये टेंडर में घोटाले हों, ई टेंडर में, ये उससे बड़ा घोटाला आ गया। ये बहुत गंभीर मामला है। देखो मध्य प्रदेश में आज ये हालत है कि मध्य प्रदेश का जो शिशु दर है देश में सबसे ज़्यादा खराब स्थिति में है। बच्चा पैदा होता है और मर जाता है। महिलाओं का जो प्रसूता दर जो है वो भी बहुत खराब हालत में है। बहुत भयावह स्थिति है सब। अभी हम पन्ना गए थे, पन्ना में 5-4 आदिवासी बच्चे थे वो कुपोषण से उनकी मृत्यु हो गई। मैं खुद गया था वहाँ। पन्ना के बिल्कुल कलेक्टर बंगले के पीछे है जानमारी करके एक गाँव। सतना में वही हालत है, बालाघाट में वही हालत है, मंडला में वही हालत है। तो पूरे प्रदेश में हालत ये है। इससे पहले भी कई आप मुद्दों पे उठा चुके हैं, रेत माफिया को लेकर, क्या कुछ कार्रवाई हुई उन पर? जो कार्रवाई तो उन पर नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि कार्रवाई नहीं होने के कारण कि वो भोपाल से उनको संरक्षण मिला हुआ है सारा रेत माफियाओं को, और सीएम हाउस इसमें कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहे हैं, उनमें इन्वॉल्वमेंट है। ये पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं। अब इसमें कोर्ट ही कोई संज्ञान में ले ले या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कोई संज्ञान में ले। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जैसे इसी मामले बोलते हैं कि जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ नफरत होना चाहिए, उनको नीचा दिखाना चाहिए। ये उनके 15 अगस्त के भाषण में आप देखेंगे, मिल जाएगा। वही मोदी जी से हम कहना चाहते हैं कि नीचे दिखाना चाहिए, उनको नफरत करना चाहिए, ठीक बात है आपकी, लेकिन आप कब दिखाएंगे? आप कब उनको नीचे दिखाएंगे? सरकार के हाथ में सब ताकत है, तो नीचे दिखाएं आप। एक अच्छा काम करें, एक अच्छा कदम उठाएं आप। कब करेंगे क्या? ये शिवराज सिंह चौहान तो कहते भ्रष्टाचार को जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट गड्ढा खोद के। आपने कब देखा गाड़ा गढ़ते हुए? नहीं, भ्रष्टाचार को कभी जमीन में नहीं गाड़ा उन्होंने, बल्कि हम सोच रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाते हैं उनको गाड़ने की जरूर कोशिश कर दी उन्होंने। देश भर के जितने मुख्यमंत्री सब पे कोई ना कोई आरोप लगते हैं, तो उन सारे 35 मान लो मुख्यमंत्री पूरे देश भर के, तो 10 में से शिवराज सिंह चौहान को कौन सा नंबर देंगे भ्रष्टाचार के मामले में? इनका नंबर सबसे पहला नंबर का होगा भ्रष्टाचार के मामले में। तो मध्य प्रदेश रो रहा है, करा रहा है कि मुझे बचाओ, जनता है कि करा रही कि मुझे बचाओ। क्वारंटाइन मामले में भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, और एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है अभी महिलाओं के मामले में भी नंबर 1 है, अत्याचार के मामले में। बिल्कुल, महिलाओं के मामले नंबर 1 है। यहाँ पे कटी भी है, दर्जनों में बलात्कार हो रहे हैं, नाबालिग बच्चों से हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। बहुत भयावह स्थिति है महिलाओं की। मैं भी सागर गया था, बंडा थाने में एक नाबालिग छात्रा से, मुश्किल से 12 साल की छात्रा है, रेप किया गया। एक सचिव वहाँ पे, सहायक सचिव है नदियावाली थाने के अंदर सागर में, गैंग रेप हुआ। तो भोपाल में 3.5 साल की बच्ची के साथ हुआ। ये तो स्कूल बस पे बस का ड्राइवर 3.5 साल की बच्ची के साथ। ये लीड खबर थी कल पत्र। अभी रिसेंटली की खबर है, ये तत्काल की खबर इसका मकान तोड़ा गया आरोपी। सर अभी की खबर है, जबलपुर का उपाध्यक्ष है बीजेपी का, उसने एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। भाजपा के लोग ही करवा रहे। ये ज़्यादा तो वही लोग कर रहे हैं। जो सागर की जो घटना, वहाँ भी भाजपा के कार्यकर्ता लोग हैं, रेप करने वाले भी, गैंग रेप करने वाले भी वही लोग हैं। ऐसे मुद्दों पर संरक्षण देते हैं। ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस आगे क्यों नहीं आ रही? तो कांग्रेस मुझे लगता है वो मिला जुला खेल खेल रही है। ऐसे मुद्दे पे वो नहीं आना चाहते, क्योंकि दोनों जानते हैं कि हम इसको दबाएंगे तो ये हमको दबाएगा, इसकी पोल खोलेंगे तो उसकी पोल खोलेगा, दोनों वो दबे हुए लोग हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये भ्रष्टाचार आपने 8 जिलों में लेकर बाकी जगह सही चल रहा है? 8 जगह भ्रष्टाचार ने लिखा है, 8 जिलों की जाँच है। ये पूरे प्रदेश में चल रहा। आप नीचे पढ़िए, मैंने कहा पूरे प्रदेश की जाँच हो, 52 जिलों की, तो अरबों रुपए का, हज़ारों करोड़ का घोटाला आएगा। 8 जिलों का नहीं है, 8 जिलों में सिर्फ जाँच की है, जिसमें जितना भ्रष्टाचार निकला 8 जिलों में। सर इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य क्या है? मैंने तो देखे कि जो इसमें जो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जो उसमें अधिकारी भी शामिल है, मुख्यमंत्री जी शामिल है, इन सबका कार्रवाई होना चाहिए और इनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए, क्रिमिनल ऑफेंस इनके खिलाफ होना चाहिए। इनमें कुछ अधिकारी का नाम भी आपने कौन कौन लिखे थे इसके अंदर? जो अधिकारी मुख्यमंत्री तो से बात उनके करी सब अधिकारी है,
जितने बड़े बड़े अधिकारी सभी है नहीं, ना। आपने इतने आंकड़े इसमें दिए हुए हैं तो कुछ नाम भी तो आपको पता होगा ना। हम एक नाम दे दिया हमने, मुख्यमंत्री जी का, जो मंत्री है उनका नाम एक दे दिया, उनके नीचे सब है। सबका नाम थोड़ी डालते रहेंगे, एक नाम दे दिया उसको पकड़ लिया। जिनके पास होता है ना जो उसका प्रभारी होता है उसके संदर्भ में थोड़ी नाम डालते रहेंगे। और इधर मध्य प्रदेश में बीएसपी अपनी साख को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। उसी कड़ी में आज बीएसपी कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में दलितों को उनका हक कैसे मिले, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तय की गई। आज बीएसपी की स्टेट स्तरीय बैठक थी, प्रदेश स्तरीय बैठक थी, और उसमें सभी जिलाध्यक्षों को, जिला प्रभारियों को और विधानसभा प्रभारियों को बुलाया गया था, क्योंकि इनको अभी जो काम बांटा गया है उस काम की समीक्षा की जा रही है। और पूरे स्टेट के अंदर पार्टी ने 2023 को मद्देनजर रखते हुए चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, और उसको लेकर के हर जगह बड़ी बड़ी सभाएँ की जा रही हैं। उस सभाओं को लेकर के और आगे की क्या पॉलिसी है बनाना है, क्या स्ट्रेटजी है, उन सब बातों को लेकर हम लोगों की जिले वाइज गहन समीक्षा आज की गई। और जिस समीक्षा में आज हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी भी शामिल हुए थे। सर 2023 के विधानसभा चुनाव में किस तरह की रणनीति बनाएंगे आप? देखिए 2023 को लेकर जो रणनीति साफ है कि 2023 के अंदर हम मध्य प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो गरीबों के स्कूलों को बंद कर रही है। माने कि सरकारी स्कूल लगभग 1 लाख के आसपास सरकारी स्कूल बंद करने का उनका प्लान है। और हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर शिक्षा फ्री होनी चाहिए, सर्व समाज के लोगों की शिक्षा फ्री होनी चाहिए। शिक्षा फ्री के मुद्दे पे हम आगे बढ़ेंगे प्रदेश के अंदर। और जो अत्याचार चरम सीमा पर है कि कभी आदिवासी को, कभी दलित को थाने में पीट रहे हैं, कहीं गांव में पीट रहे हैं, कहीं कोई आदिवासी को मार दिया जा रहा है, उस परिवार को मार दिया जा रहा है, इन सब बातों को देखते हुए हम लोग अत्याचार के मुद्दे को लेकर के भी आगे बढ़ेंगे और करप्शन के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे। अभी आपने देखा कि उससे पहले व्यापक घोटाला भी यहाँ पर हुआ, और अभी जो पोषण पुष्टाहार जो गरीब बच्चों के लिए पौष्टिक आहार आता है, वो पौष्टिक आहार भी इनकी सरकार खा गई। माने बच्चों का जो आहार आना था वो भी खा गई। ऐसे तमाम और भी मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आज पहले कांग्रेस की सरकार रही, बीच में उसको गिरा करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन दोनों सरकारें स्टेबिलिटी देने में नाकाम रही हैं और प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर देने में नाकाम रही हैं। अब लोगों को तीसरे विकल्प की जरूरत है, और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर नंबर 1 की पार्टी है कि जब बहुजन समाज पार्टी आती है तो किसी भी गरीब हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित हो, चाहे वो माइनॉरिटी समाज का हो, चाहे सर्व समाज के गरीब हो, उसके साथ में कोई इसी तरह का अत्याचार नहीं होता। इस तरह के मुद्दे लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर मीडिया को एक बार परिचय दीजिए, मीडिया को परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम रामजी गौतम है, मैं प्रदेश का प्रभारी हूँ, मध्य प्रदेश का, और राज्यसभा का सांसद। ज़्यादा स्कूलों में सुधार होना जरूरी है। बिल्कुल सुधार लेवल जो है, आपको नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में अभी डाउन है? देखिए ये जो डाउन है तो बात आपकी जायज़ है, तो डाउन है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी सरकार की। अगर हम स्कूल का स्तर अच्छा नहीं करेंगे, स्कूलों को अच्छा और नहीं करेंगे, स्कूलों को हाईटेक नहीं करेंगे, तो वहाँ पे बच्चे पढ़ने क्यों आएंगे? जब वहाँ पे सरकार नाकाम है शिक्षा देने में, नाकाम है अच्छा वहाँ पे वातावरण देने में, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बच्चे नहीं आएंगे। और एक गरीब स्टेट है, यहाँ पे बहुत ही दूर दराज एरिया में वहाँ पे गरीब रहता है, आदिवासी रहता है, दलित रहता है, जो रोटी रोजी के लिए मजदूरी करता है, तो उन बच्चों को वहाँ पे उनको लगता है कि खाली बैठने से क्या फ़ायदा है, सरकार पढ़ाई नहीं करा रही। तो हम जब शिक्षा का स्तर शुरू कर देंगे तो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे। और राजधानी भोपाल में आज हिंदी दिवस जोर शोर से मनाया गया। कई सारे संस्थानों में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कई सारे कार्यक्रम किए गए। इन्हीं कार्यक्रमों की एक झलक दिखाते हैं आपको भी। 14 सितंबर हिंदी दिवस पूरे देश में मनाया जाता है और बहुत धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। हमारे साथ इस समय मौजूद है के वैद्य, जो पोस्ट एंड टेलीग्राम में सीनियर ओ के पद पे कार्यरत है। आइए हम जानते हैं उनसे कि उनने किस तरह से हिंदी दिवस मनाया गया ऑफिस में। सर सबसे पहले आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, हिंदी दिवस किस तरह से मनाया गया, कौन कौन उपस्थित था, क्या वादे किए गए इस दिवस पे, क्या कहना चाहेंगे? हिंदी दिवस में हमने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं और उसमें सभी उपस्थित थे, GM सर वगैरह सभी। तो उसकी रूपरेखा बनाई है, उसमें वाद विवाद प्रतियोगिता और भी ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं।
जो हम 30 तारीख तक चलेंगे वो। सर, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में और क्या क्या आयोजन होने वाले हैं? जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता होती है और बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, और क्या मैसेज देंगे आप समाज के और अन्य लोगों को? हिंदी के उत्थान के लिए तो बहुत आवश्यक है ये, क्योंकि पहले की अपेक्षा तो बहुत काफ़ी सुधार आया है, और ऐसे हम हिंदी दिवस मनाते रहेंगे तो हिंदी की बहुत उन्नति होगी। किस तरह से शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहेंगे प्रदेशवासियों को और देशवासियों के लिए हिंदी दिवस पर आपकी तरफ से? इस समय मौजूद है चंद्रशेखर कुशवाहा, जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ में लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत है। आइए हम जानते हैं इनके साथ हिंदी दिवस यहाँ इस ऑफिस में कैसे मनाया गया, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये हिंदी दिवस पर अपना संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद जी। अक्षर दुनिया के दर्शकों को और सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और सभी दुनिया में हिंदी बोलने वाले सभी हिंदी भाषी लोगों को आज हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा मानना है सर कि हिंदी दिवस जो है वो मनाने की चीज़ नहीं है, एक दिन प्रतिदिन हमारे लिए हिंदी दिवस है, क्योंकि हम जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं हिंदी को अपनी अंतरात्मा में बसाए हुए हैं। और जहाँ तक हमारे कार्यालय का सवाल है, हमारे कार्यालय में आज महाप्रबंधक वित्त महोदय की अध्यक्षता में एक छोटा सा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें हम 15 दिन तक हिंदी के विभिन्न टिप्पणी, आलेख लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता, तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता, इस तरह के कुछ हिंदी के इवेंट्स करेंगे, जिनमें सभी को पुरस्कृत भी किया जाएगा 30 तारीख के दिन। और सर के निर्देशन में हमने एक अभिनव प्रयोग भी किया है कि जहां हमारे कार्यालय में जो भी हिंदी के विषय में जो अधिकतम कार्य करेगा, किसी भी सेक्शन, किसी भी विभाग का व्यक्ति, उसको भी और उस पूरे सेक्शन को भी पुरस्कृत किया जाएगा। तो इस तरह से हम हिंदी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और सर एक बार फिर से सभी दर्शकों को और सभी लोगों को हिंदी की शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम रोहित साहू है। मैं यहाँ सहायक लेखाधिकारी के पद पर हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हिंदी पखवाड़ा का आयोजन 14 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक किया जाना है। हमारे इस ऑफिस डाक लेखा कार्यालय में भी आज इसका भव्य शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम को सबसे पहले, जैसे कि आज आप सभी को ज्ञात है कि हम सबके गृह मंत्री अमित शाह जी ने काफ़ी इसको उत्साहपूर्वक आह्वान किया है कि इसको मनाना है इसको, तो हम भी उसी तर्ज पे आगे बढ़े हैं। आज का आयोजन जैसे ही हमने शुरू किया, हमने प्रतियोगिताएं अलग अलग दिन पर हिंदी से संबंधित प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। और इसके अलावा हमारी जो आज कार्यक्रम की शुरुआत है उसका शुभारंभ हमने दीप जलाकर किया है। इसमें हमारे आदरणीय और माननीय HGS ढाका सर, GM फाइनेंस भोपाल ने शिरकत की, मुख्य अतिथि के रूप में वो रहे। और इसके बाद माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का जो कल का भाषण था लिखित रूप से, जैसे हमें आदेश प्राप्त हुए थे, हमने उस भाषण को भी पूरा पढ़कर सभी को सुनाया कि हिंदी के बारे में क्या क्या पूर्व में जानकारी दी जा सकती है या जानकारी दी जा रही है। सभी ने, हमारा पूरा स्टाफ ने उस कार्यक्रम में अच्छा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हाँ, आप सभी को हिंदी दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं मैं अर्पित करता हूँ। हिंदी दिवस, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारे खून में है, हमारे रक्त में है, हमारी वाहिनियों में बह रही है। हमारी शुरुआत हिंदी से हुई है, आप सभी को ये पता है। और जैसे कि उत्तर भारत तो हिंदी का जननी है, ऐसा कहा जा सकता है। सभी प्रदेश हिंदी से ही निर्मित हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। और आपको इस सभी हमारी मातृभाषा मनाए जाने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए अक्षर दुनिया वेब चैनल के साथ।